पुस्तक पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने छंद के अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमने छंद के अंतर्गत आने वाले परिभाषा में वर्णित शब्दों का, जैसे मात्रा, वर्ण इत्यादि का परिचय आपको प्रदान किया। तो अब हम छंद के उस परिभाषा में आने वाले यति शब्द का परिचय प्रदान कर रहे हैं कि यति क्या है। यति के बारे में कहा जाता है जिह्वा, छंदोच्चारण के अंतर्गत जिस स्थान पर स्वेच्छा से रुकती है, स्वेच्छा से अल्पकाल के लिए रुकती है, उसे यति कहते हैं। अब यति के बारे में और भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसे विरति, विराम और विच्छेद इत्यादि शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि छंद उच्चारण के अंतर्गत हमारी जिह्वा जिस स्थान पर स्वेच्छा से रुकती है, अल्पकाल के लिए रुकती है, उसे हम यति कहते हैं। इसे विरति, विच्छेद और विराम के नाम से भी व्यक्त किया जाता है। ये यति छंद लिखते समय या छंद का लेखन करते समय 3 प्रकार से व्यक्त की जाती है। जैसा
इसका प्रयोग चौथे चरण या अंतिम चरण के अंत में किया जाता है। तो इस प्रकार तीन यतियां होती हैं, तीन प्रकार से इन्हें व्यक्त करते हैं। पहला इस प्रकार, ये जो चिन्ह आपके सामने है, ये छंद के, ये चिन्ह जो है छंद के प्रथम और तृतीय चरण के अंत में प्रयुक्त होता है। दूसरा एक सीधी खड़ी रेखा, इसको हम छंद में अर्धविराम कहते हैं। अर्धविराम ये जब छंद का आधा लेखन हो जाता है छंद के भाग का, अर्थात जैसे लौकिक छंदों के अंदर 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों के अंतर्गत दूसरे चरण पर छंद का आधा भाग हो जाता है, तो दूसरे चरण के अंत में इस प्रकार के यति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का तात्पर्य है जहां छंद लेखन पूर्ण हो जाता है, तो लौकिक छंदों के अंतर्गत जैसे चौथे चरण के अंत में पूर्ण होता है, और अन्य छंदों के अंतर्गत जैसे वैदिक छंदों में गायत्री छंद है 3 चरण का, उसके प्रत्येक चरण के अंत में इस प्रकार के पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हुई आपकी यति की। अब यति के बाद में हम आते हैं गति। यति के बाद में दूसरा बिंदु आता है गति। गति किसे कहते हैं? छंद से धारा प्रवाहोच्चारणम यति। छंद से धारा प्रवाहोच्चारणम गति, कि छंद का धारा प्रवाहोच्चारण गति कहलाती है। धारा प्रवाह का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार हम लोटे या किसी पात्र में जल भरकर उसे नीचे की ओर छोड़ते हैं, तो जिस प्रकार उस जल की एक धारा बनती है, वो अनवरत गिरती है, बीच में टूटती नहीं है, उसी प्रकार छंद का उच्चारण जब किया जाए तो यति को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर रुकावट नहीं होनी चाहिए, धारा की तरह अनवरत उसका उच्चारण होना चाहिए। जिस प्रकार की हम अभी छंद में ले ले, शार्दूल विक्रीडित छंद में, जैसे कि हम इसका उच्चारण करें, या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला, तो बीच में किसी प्रकार का एक चरण पूरा हुआ, एक भाग पूरा हुआ, इस छंद का एक भाग पूरा हुआ, यह यति हुई। या सो फिर यहाँ यति हुई। इस प्रकार जहाँ यति है वहीं रुकना है, बीच में किसी प्रकार का स्थान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसको हम गति कहते हैं। इसके बाद में बात आती है लय की। लय किसे कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक छंद की एक निश्चित राग होती है, उस राग के अंदर उस छंद को गाया जाता है। छंद को गाया जाता है, उस गाने की राग को ही हम लय कहते हैं।
संगीत के आधार पर निबद्ध होती है। तो इस प्रकार जैसे कि अभी अनुष्टुप छंद का उच्चारण हम कर रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये अनुष्टुप छंद की राग हुई। इसी प्रकार अभी मैंने सातवें विक्रेडित को गा के आपको बताया था कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो इसकी लय अलग है। तो जिस राग के अंदर छंद को गाया जाता है उसको लय कहते हैं और छंद की एक निश्चित लय होनी चाहिए। इसके बाद आता है ताल। ताल क्या है? ये मौखिक व्यक्त किया जाता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के आधार पर निबद्ध होने के कारण छंदों में ताल का बड़ा महत्व है। जब छंद का हम मौखिक उच्चारण करते हैं, क्योंकि किसी छंद में 11 मात्राएं होती हैं, किसी में 10 मात्राएं होती हैं, किसी में 16 होती हैं, किसी में 18 होती हैं। तो राग के अंदर जब इस छंद का जब उच्चारण किया जाए और निश्चित अक्षरों के बाद ताल लगे तो छंद में मात्राओं के बढ़ने और घटने की संभावना नहीं होती है। इसलिए वो शुद्ध रूप से उसका उच्चारण संभव होता है। इसलिए छंद को नियंत्रित करने के लिए जिस विधा का प्रयोग किया जाता है उसे हम ताल कहते हैं। ताल कैसे लगाई जाती है इसका एक उदाहरण पेश करता हूं आपके सामने। ये कजरारी चंचल अखियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कजरारी चंचल अखियां, ओठ गुलाबी फूल सी बगियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कजरा। तो इस प्रकार जैसे 3 पर ताल लगी, 5 पर ताल लगी, 8 पर ताल लगी, तो इससे निश्चित हो गया छंद उस ताल के चक्र के अंदर इस प्रकार फंस गया कि मैं इधर निकल सकता है और मैं इधर निकल सकता है। इसको कहते हैं ताल। इसके बाद आता है आरोह और इसके बाद आता है अवरोह। आरोह का मतलब होता है छठा और अवरोह का मतलब होता है उतार। ये छंद के अंदर एक निश्चित चढ़ाव और उतार भी होना चाहिए। चढ़ने का तात्पर्य है कि जिस स्वर पर हम जिस सम से हमने गाना शुरू किया है छंद का, उससे ऊपर जाए और वापस उसी सम पर नीचे आए। इसको आरोह और अवरोह कहा जाता है। ये प्रत्येक छंद में होना चाहिए। जैसे कि कस्तूरी दिल कम ललाट पटले, वाक्चास्तले कौस्तुभम। जैसे नीचे आवाज से सम से ऊपर चढ़े और ऊपर से फिर नीचे उतरे, इसको कहते हैं आरोह और अवरोह। तो ऐसी यति गति लय ताल आरोह और अवरोह पूर्वक की गई ऐसी काव्य की रचना जिसे गाया जा सकता है, जो गेय हो, उसे हम छंद कहते हैं। इसके बाद छंद में आता है छंद के भेद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से देखा जाए छंद 2 प्रकार के माने जाते हैं। मुख्यतः छंद
के होते हैं। इसमें पहला छंद है वैदिक छंद, और दूसरा ये वैदिक छंद किसको कहते हैं हम, वेदों के अंतर्गत प्रयुक्त छंदों को वैदिक छंद कहते हैं। वैदिक छंद कहते हैं ऐसे छंद जिन छंदों का प्रयोग हमारे वेदों के अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जिन छंदों का प्रयोग किया है उनको हम वैदिक छंद कहते हैं। और मंत्र दृष्टा ऋषि होने के कारण उनको मंत्र भी कहा जाता है। वैदिक छंदों को दूसरे नाम से, मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो प्रकार आता है आपके, वह है लौकिक छंद। लौकिक छंद क्या है? लौकिक साहित्य में प्रयुक्त छंदों को लौकिक छंद कहते हैं। हाँ, लौकिक साहित्य के अंतर्गत अब वैदिक साहित्य क्या है और लौकिक साहित्य क्या है? जो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इस प्रकार के जो वैदिक ग्रंथ हैं वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारे आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया रामायण, वो सर्वप्रथम काव्य लौकिक साहित्य का माना जाता है। तो वहां से आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से लेकर आज तक जो भी साहित्य अब प्रचलित हुआ है इस लोक के अंदर, उस लोक में उनको लौकिक छंद कहते हैं। इसलिए इनका नाम लौकिक छंद रखा गया है। लौकिक छंदों का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से माना जाता है। आदि कवि वाल्मीकि का जो पहला काव्य आदि काव्य जिसको कहते हैं रामायण, उस आदि काव्य में प्रयुक्त होने के कारण इनको हम लौकिक छंद कहते हैं। क्योंकि इससे पहले लोक के अंदर वेदों के अतिरिक्त कोई साहित्य प्रचलित नहीं था। सबसे पहला काव्य और साहित्य का जो ग्रंथ है वो रामायण है। यहीं से लौकिक छंदों का आविष्कार माना जाता है। तो इस प्रकार ये छंदों के मुख्यतः दो प्रकार, एक वैदिक और एक लौकिक। इसके बाद आते हैं लौकिक छंद कि कितने वेद होते हैं, लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम जानेंगे। लौकिक छंद के भेद। लौकिक
इसको हम वर्णिक भी कहते हैं। दूसरा जो भेद है इसका, इसको हम जाति अर्थात मात्रिक छंद भी कहते हैं। तो पहला वर्णिक छंद है और दूसरा जाति छंद है। जाति को ही मात्रिक छंद कहा जाता है और वृत्त को वर्णिक छंद कहा जाता है। ये वर्णिक और मात्रिक नाम हमारे अपने द्वारा प्रयुक्त है। शास्त्रिक की दृष्टि से इनको वृत्त और जाति ही माना जाता है। अब सबसे पहले यहां आता है वृत्त के भेद। अब वृत्त छंद है, इसके भेद कितने हैं? वृत्त छंद के 3 भेद हैं। पहला है समवृत्त। समवृत्त किसे कहते हैं? जिसके चारों चरणों में वर्ण संख्या समान हो, जिसके चारों चरणों के अंदर, लौकिक छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में अक्षर संख्या या वर्ण संख्या समान होती है, उसे समवृत्त कहते हैं। जैसे पहले चरण में भी 12, दूसरे में भी 12, तीसरे में 12 और चौथे में भी 12। दूसरा आता है हमारे विषमवृत्त, अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त, अर्ध सम का तात्पर्य है आधे समान और आधे असमान। तो जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण अथवा द्वितीय व चतुर्थ चरण में वर्ण संख्या समान हो। तो अर्धसम का तात्पर्य है कि जिसका पहला और तीसरा चरण एक जैसा हो तथा दूसरा और चौथा चरण एक जैसी संख्या वाला हो, तो उसको हम अर्धसम कहते हैं। तीसरी बात आती है, इसको हम कहते हैं विषमवृत्त। विषमवृत्त क्या है कि विषम का तात्पर्य असमान। जिस छंद के चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, असमान होती है, अलग अलग होती है, उसको हम विषम छंद कहते हैं। जिसके चारों चरणों में वर्ण संख्या असमान हो, यानी भिन्न भिन्न हो, उसको हम कहते हैं विषमवृत्त। तो ये हमने छंद के भेद पढ़े। छंद के भेदों में वृत्त पहला भेद था वैदिक और लौकिक। दूसरा छंद भेद था लौकिक छंदों का वृत्त और जाति। फिर हमने वृत्त के 3 भेद किए, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। इसके बाद हम अगले
मात्राओं पर आधारित होता है। मात्राओं पर आधारित होता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं की गणना, जैसे लघु की एक मात्रा कल मैंने आपको बताई थी कि मात्रा क्या चीज होती है। तो मात्रा के बारे में मैंने बताया था कि मात्राएं 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्योंकि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक माना जाता है, दीर्घ स्वर को 2 मात्रिक माना जाता है और प्लुत स्वर को 3 मात्रिक माना जाता है। क्योंकि एक मात्रा भवेत् ह्रस्वम्, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रासु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। तो इस प्रकार जिसमें गणना कार्य मात्राओं पर आधारित होता है, लघु की एक मात्रा और दीर्घ की 2 मात्राएं जहां गिनी जाती है जिस छंद में, उसको हम मात्रिक कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वह है वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्तम अक्षर संख्यातम। अक्षर संख्यातम, जैसा कि लक्षण में लिखा है वृत्तम अक्षर संख्यातम, कि जिस छंद में मात्राओं की गणना न होकर केवल मात्र वर्णों की या अक्षरों की गिनती होती है, या जो अक्षरों की संख्या के आधार पर गिना जाता है, उसको हम वृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद में गणना कार्य वर्णों की संख्या के आधार पर आधारित होता है, उसे वृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। तो ये आपके बात हुई, हमने लक्षण को बताया, लक्षण का वर्णन किया, व्याख्या की। इसके बाद हमने छंद के भेदों का निरूपण किया और उनकी छंदों की विभिन्न भेदों की परिभाषाएं अध्ययन की हैं। तो इसके आगे का बिंदु कि छंद में गणना किस प्रकार की जाती है, किसको लघु माना जाता है और किसको गुरु माना जाता है। प्यारे शिक्षार्थियों, इसका अध्ययन हम आगामी कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।